अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 66। ओहो, नॉट आउट, मैं भूल गया था। स्टार्ट करते हैं जी। पोस्ट ईद पहला लेक्चर है जी, और IS 8 को ज़रा फटाफट गो थ्रू करते हैं। कौन कौन से सवाल लेक्चर्स में हुए ज़रा आपसे ओके करवाता जाऊँ, और फिर किसी सवाल में अगर आप लोगों को मसला आया होगा, पूरा सवाल करना है पूरा, या कोई डिस्कशन किसी एडजस्टमेंट की है, तो वो साथ के साथ करते चले जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ रहा है कि पहले हम थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें यहाँ से शुरू से ही, और बातें करते करते ही हम जो है वो सवालों तक पहुँच जाएं। क्या ख्याल है? आइए सेट ओपन कर लें। क्लास कोई आज आधा घंटा लेट हो गई है। क्लास आज छोटी क्लास हो गई, छोटी। ठीक है जी। अच्छा जी, IS 8 थ्योरी तो नहीं ना पढ़ी आपने इन लेक्चर में, सिर्फ सवाल किए थे। ठीक है, ज़रा क्विकली थ्योरी को पढ़ते हैं। बच्चे भी आज काम में, क्या चक्कर है? पैदल चले हुए हैं, घर से पहुंचे नहीं अभी हैं? गाँव गए। स्कोप, ये स्कोप पैरा जो है ये बताता होता है कि स्टैंडर्ड किस किस चीज़ पे अप्लाई होता है। तो कह रहा है जी, IS 8 शैल बी अप्लाइड इन सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेलेक्ट करने के लिए भी है और अप्लाई करने के लिए भी यूज होता है। फिर सेलेक्ट कर लिया आपने, अप्लाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया अकाउंटिंग पॉलिसी को, मर्जी है। जैसे मैंने कहा था कि इन्वेंट्री में FIFO या FO आपके पास स्टैंडर्ड की तरफ से चॉइस है, आपने कोई एक जो सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, वो फिर आपकी क्या बन जाती है? अकाउंटिंग पॉलिसी। जो सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी होती है उसको अप्लाई करना होता है कंसिस्टेंटली, ताकि कंपेरेबिलिटी अचीव हो सके। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपैरेटिव अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही होंगी तो कंपैरेटिव ईयर से आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ इस तरह से नहीं है कि आपने ये इन्वेंट्री के अंदर FIFO या FO यूज़ करना है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करना है। बल्कि अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ तक होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने पिछले साल यूँ लिखा, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP, फिर लेस सेलिंग, लेस एडमिन, लेस फाइनेंस कॉस्ट। तो अगली बार ये ना होगा एडमिन ऊपर लिख लो और सेलिंग नीचे लिख लो। एक बात कर रहा हूँ। या इन एक्सपेंसेस के अंदर फिर आगे कंपैरिजन के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे आप आगे जाके बात करेंगे भी सही, मसलन आप एक स्पिनिंग मिल है, आप कॉटन खरीदते हैं बाजार से और धागा बना के बेच रहे हैं। अब आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लेकिन आप यूं करते हैं कि कभी कभी आप बना बनाया धागा भी मार्केट से उठाते हैं। आपके पास कस्टमर काफ़ी मौजूद हैं, आप खुद जो नहीं बना पाते आप बाहर से खरीद कर भी आगे बेच देते हैं और अपना थोड़ा सा कमीशन रख लेते हैं। अब जो आप खुद बनाकर बेच रहे हैं धागा, वो तो आपका रेवेन्यू है, मेन कोर एक्टिविटी की इनकम। लेकिन जो आप किसी से बना बनाया खरीद के थोड़ा कमीशन रख के आगे बेच रहे हैं, ये आपकी अदर इनकम बन जाती है मिसाल के तौर पे। तो आपने उसको मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत ऐसा भी आप कर लेते हैं, तो अदर इनकम में आपकी कमीशन इनकम नजर आ रही होगी और सेल ऑफ यार्न आपका रेवेन्यू होगा। आगे चल के ऐसे हालात आए कि आपको किसी वजह से अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, लेकिन आपके पास कस्टमर अभी भी मौजूद है। अब आपका मेन काम ही क्या रह गया? बना बनाया धागा लेते हैं और उसको आगे अपने लिंक्स को यूज करके बेच देते हैं। अब आपकी कमीशन इनकम क्या बन गई? मेन कोर एक्टिविटी की इनकम। अब आपने अदर इनकम से इसको निकाल के अगर रेवेन्यू बनाना है, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। तो प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस तो हैं ही, जैसे FIFO हो गया, कॉस्ट फेयर वैल्यू मॉडल हो गया, वो प्रेजेंटेशन के अंदर भी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेरेबल कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है ना जी। तो सिलेक्ट करना और फिर अप्लाई करना। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, IS 8 ने बताया। फिर अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो उसकी अकाउंटिंग क्या थी जी? बोलो। हाँ जी, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर चेंज आए तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। फिर अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग, हाँ जी, इसकी क्या थी जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। पढ़ लिया हुआ है आपने। ठीक है जी। और अकाउंटिंग फॉर एरर्स ऑफ प्रायर ईयर एरर्स की अकाउंटिंग करेक्शन, इसकी करेक्शन की अकाउंटिंग क्या है? ये भी रिट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, एक चीज, पॉलिसी को अप्लाई करना रिट्रोस्पेक्टिवली, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन।
एस्टीमेट चेंज को अप्लाई करना प्रोस्पेक्टिवली, इसको क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और अगर प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करें तो इसको क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी, ठीक है जी। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट जो होती है वो प्रायर ईयर एरर या पॉलिसी चेंज के लिए होता है। और एस्टीमेट चेंज हो जाए तो हम कहते हैं यार अंदाजा था, बदल गया, बस पहले जो हुआ सो हुआ, अब और ऑनवर्ड इसको चेंज कर लो, ठीक है। तो IAS 8 अप्लाई होता है सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो उसकी अकाउंटिंग के ऊपर क्या करना है ये उस पर अप्लाई होता है, बताता है। एस्टीमेट चेंज आया तो उसकी अकाउंटिंग क्या है ये बताता है, और प्रायर ईयर एरर करेक्शन करनी पड़े तो क्या करना है ये बताता है, ठीक है जी। पढ़ा हमने, सवाल किए बेताशा, ये सारे काम उसके अंदर किए हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरह से डेफिनेशंस हैं। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स वगैरह, काम की बात ये है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। ऐसे अप्लाई करना इसको कि हमेशा से यही थी। जैसे हम FIFO यूज करते आ रहे थे, आज सोचा FCO यूज करें। अब मसलन हम 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 4 साल से FIFO यूज करते आ रहे थे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई तो अब 4 साल पीछे जाकर FIFO से FCO करें। यूं अप्लाई किया हमने जैसे हमेशा से यही वाली FCO ही अप्लाइड थी, FIFO कभी था ही नहीं, ये कहते हैं। इसका मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव क्या है, अप्लाइंग न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। अब कहां तक जाएं भाई, जहां तक मुमकिन हो वहां तक जाएं, सादा सी बात है। जहां तक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है, कब से, जहां से मुमकिन हो वहां तक जाएं, शुरू से करके लाना है। अब वो जितना मुमकिन है, मिसाल के तौर पे आप 15 साल से बिजनेस कर रहे थे और FIFO यूज कर रहे थे, अब स्टैंडर्ड तो कहता है कि आप जहां तक हो सके जाओ। अब आपने कहा जी हमारे पास तो डेटा ही सारा कोरा जो है वो 5-6 साल का है, और टैक्स वाले ने कहा था 6 साल का डेटा रखो, हमने सिर्फ वही रखा हुआ है, इससे पीछे का डेटा ही नहीं, हम तो जला देते हैं उसके बाद, कहां पर रखे इतने कागज इकट्ठे करके। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है ठीक है 6 साल तक चले जाओ, जहां तक मुमकिन हो जाना, ठीक है। और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या है, करेक्टिंग द recognition, measurement, disclosure of amount, elements as if prior period error have never, correction ऐसे करना as if prior period error had never occurred। करेक्शन ऐसे करना जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था, तो जहां पे गलती हुई थी वहां सही करके लाते थे, ठीक है जी। और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है जी, इज prospective application of a change in accounting policy and of recognizing the effect of change in accounting estimate respectively are, क्या जी, अप्लाई करो न्यू पॉलिसी आफ्टर द डेट, applying the new accounting policy transaction other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed। कहता है अप्लाई करो अकाउंटिंग पॉलिसी को जब वो चेंज हुई है उस वक्त से और ऑनवर्ड्स, ठीक है। या रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड, ठीक है। ये दोनों काम हैं, दोनों काम हैं। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रिकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिस्पेक्टिवली आर अप्लाइंग न्यू पॉलिसी आफ्टर डेट एज एट विच द पॉलिसी चेंज, जब चेंज हुई उस डेट के बाद से इसको अप्लाई करना और उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना करंट पीरियड में और फ्यूचर पीरियड में, पास को नहीं छेड़ना, ठीक है जी। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी अब इसको देखते जाएं, सारी चीजें देखी हुई हैं। प्रोस्पेक्टिव क्या है, करंट और फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज गिवन पास्ट, करंट और फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रीस्टेट में फर्क क्या बता चुका हूं, इसमें भी क्या है जी, पास्ट, करंट और फ्यूचर। अब अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज, अच्छा एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड कहता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करो या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो, मतलब जहां तक मुमकिन हो वहां तक जाओ। हमने कहा जी 15 साल से काम कर रहे हैं, डेटा ही नहीं है 15 साल का, अब इसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल हो जाना। 15 साल तक जाना क्या हो गया, तो फिर कहां तक जाओ, जहां तक जा सकते हो। मसलन 6 साल का डेटा रखा हुआ, टैक्स वालों ने कहा था हाँ जी 6 साल तक चले जाओ। अच्छा नहीं जी 6 साल का तो नहीं है, वो असल में आग लगी थी और 2 साल पहले वो आग जो लगी थी उसने सारा डेटा जला दिया था। जल जाते हैं ना डेटा हमारे यहाँ पे तो अक्सर, है जी। तो आग लगी थी और डेटा जो है वो सारा जल गया, हमारे पास सिर्फ 2 साल का डेटा मौजूद है। ठीक है 2 साल तक चले जाओ। इम्प्रैक्टिकेबल क्या है, नामुमकिन हो जाए जाना उस तक, तो जहां तक जा सको वहां तक फिर भी जाना होता है। तो रिट्रोस अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल
when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. कब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब इम्प्रैक्टिकेबल हो जाती है? जब हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ना कर सक रहे हैं। ठीक है, कंपैरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताया था। आईएस 8 हमें कहता है क्या जी, कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कितने साल की बनानी है जी? मैं मिसाल लेता हूं जी, वी आर स्टैंडिंग इन 2025, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग इन 2025। अब इनकम स्टेटमेंट कितने साल की बनाएंगे जी? 2 साल की। कौन कौन से जी? 25 और 24। अच्छा जी, और बैलेंस शीट ऐसे ना कर लें थोड़ा सा, अच्छा ऐसे कर लें जी। फिर बैलेंस शीट जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी कर लें। ये कितने साल की जी? ये भी 2 साल की। कौन कौन से जी? अच्छा चलो ऐसे लिखना है, 24 और 25। चलो अच्छा, जरा जैसे चलता रहा काम, ठीक है जी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये कितने साल की जी? ये 3 साल की, 25, 24 और असल में तो जो स्टैंडर्ड अभी पढ़ाता हूँ ना, मैंने शायद पहले बताया भी था आपको, असल में तो स्टैंडर्ड ने अंग्रेजी क्या लिखी हुई अभी पढ़ते हैं। बैलेंस शीट बनानी है 25 की, 24 की और 24 के स्टार्ट की। बेसिकली वो कहता क्या है, कंपैरेटिव पीरियड के ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाओ। तो कंपैरेटिव पीरियड का ओपनिंग क्या है? उससे पिछले साल का क्लोजिंग। तो आपको याद रखने के लिए मैंने एहतियातन इस तरह से करवाया था याद। असल में तो क्या है, ये बेसिकली 24 का ओपनिंग होता है। बहरहाल वो जब पढ़ते हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट 2 साल की होगी। उसके बाद क्या है जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो नोट्स में अगर पॉलिसी चेंज का नोट है, पॉलिसी चेंज, ये आगे इनकी अलग अपनी थ्योरी में इसने बताया हुआ। तो फिर इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है जी? 25 और 24। और आइटम्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये 3 साल का, 25, 24 और 23। सारी चीज़ें एक दफ़ा अच्छा ज़रा रिवाइज हो जाएंगी थ्योरी में करते हुए। और अगर एरर करेक्शन है, प्रायर ईयर एरर करेक्शन, बस ठीक है, प्रायर ईयर एरर करेक्शन अगर है तो आपको पढ़ाया ऐसे था मैंने कि पहले सारा सवाल ऐसे ही कर लिया था हमने सेम उसी तरीके से, और एंड पे जाके आपको कहा था ओहो भाई जो गलती की है इस साल में क्यों लोगों को बताएं कि हमने इस साल में भी ये गलती की है। गलती पता लग गया, अभी तो सही करके दें उनको। तो ये 25 एरर करेक्शन के अंदर करंट ईयर जो होता है वो नजर नहीं आता। ऐसे ही हुआ था जी। ओके, अब जरा इसको देखें, पढ़े जरा जल्दी से मेरे पानी पीते पीते। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अच्छा जी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कितने अरसे कंपैरिजन दिखाएं भाई, इनको जरा थोड़ा सा ना कर दें 18 पे, फिलहाल 20 पे करें जरा एक दफ़ा, ठंडी ना लग जाए। ठंड नहीं लगेगी, गर्मी हो रही है ना। कोई एक गल कदी हुई है ताड़ी, एनएलटी शैल इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, लाजमी है एंटी को कंपैरेटिव शो करना लाजमी है। अभी देखते हैं, फिर 20 पे काम ना चला तो इसको फिर कम करेंगे। हाइब्रिड खाली सुनसान पड़े, यानी जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए वही नहीं आए मुझे लगता है। लेक्चर लिए तो उनको शौक भी था, उनको पता भी था
इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, सवाल भी आता है ना इसमें से बड़ा एक। एंटी शैल इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इफ इट इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है इंक्लूड करो एंटी शैल प्रेजेंट एज अ मिनिमम, कम अज कम 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 2 स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, 2 statement of cash flows and 2 statement of chain equity and related notes। 2 इनकम स्टेटमेंट, 2 चेन इक्विटी और 2 बैलेंस शीट। अभी इसकी बात नहीं की उसने, ठीक है, ये बात बोली ना। आए कहता है एन एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट as at beginning of preceding period is also required। अगर समझिए इस जुमले को, an additional third balance sheet as at beginning of preceding year। अब अगर मैं 25 में खड़ा हूं तो इसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है, और प्रीसीडिंग ईयर का बिगिनिंग क्या है, यकम जनवरी 24, यानी कि 31 दिसंबर 23 भी कह सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए इस तरह से बोला था। बैलेंस शीट कितने साल की, 3 साल की, ठीक है। तो असल में कहानी ये थी, ये इस बात को अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको, असल में बात कुछ ऐसी थी कि अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, 25 में खड़े हैं, तो बैलेंस शीट बन रही है 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2024 और यकम जनवरी 2024। जिसको यकम जनवरी 2024 लिखता नहीं था मैं, ज़रा समझते हुए ऐसे ही हमने समझा था, ठीक है। ये सारे के सारे रीस्टेट होते हैं, ये भी रीस्टेटेड होता है। अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो आपने ये प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है जी, 25 में खड़े हैं तो प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है, 24, और 24 का स्टार्ट यकम जनवरी 24 को हम यूं लिख दिया करते थे 31 दिसंबर 23, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब। तो ये हमने तरतीब ही ऐसे बस रखी थी कि उसी वक्त ही सीख लिया था जब कर रहे थे इस काम को, ठीक है। वो कहता है एंटी शैल प्रेजेंट एज अ मिनिमम 2 बैलेंस शीट्स, 2 P&L, 2 कैश फ्लोज और 2 चेन इक्विटी और रिलेटेड नोट्स भी। यानी रिलेटेड नोट्स भी क्या हैं, इन 2-2 साल के हैं। लेकिन एन एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट एट बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कब, व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली। अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, अप्लाई हुई है तो हम 25 में खड़े हैं तो 25, 24 और उससे पीछे भी चली जाए तो फिर तीसरी बैलेंस शीट भी बना लो, ठीक है। मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम्स एज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिक्लासिफाइज आइटम्स इन इट्स। देखो बच्चों, असल में ना अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है, प्रायर ईयर एरर। अभी देखो ना उसने क्या लिखा हुआ है, अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। मतलब क्या, एरर करेक्शन। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट मतलब क्या है, एरर करेक्शन कर रहे हैं प्रायर ईयर, तो वो भी क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट होता है, एरर करेक्शन की बात हो रही है। और तीसरी वो बात जो मैं आपको स्टार्ट में कर रहा था, क्या, रिक्लासिफाइज एन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन क्या थी, कमीशन इज अदर इनकम, नाउ कमीशन बिकम्स रेवेन्यू, दिस इज रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन है तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। तो जहां तक मुमकिन है जाओ भाई, कंपैरिजन अगले ने करना है। इस साल रेवेन्यू में आपका कमीशन पड़ा है, पिछले साल रेवेन्यू में सेल ऑफ यार्न पड़ा है, तो ये कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल बनाने के लिए ये रिक्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। खैर ये तो एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये भी बेसिकली पॉलिसी चेंज ही होता है। जो क्लासिफिकेशन होती है ना जी, प्रेजेंटेशन जो आपने की हुई है, ये भी क्या है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। तो ये एक ही तरह से पहले पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, पेज नंबर 453 बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई मसला है तो बताओ। स्कोप पैरा पढ़ा हमने, डेफिनेशंस पढ़ी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलेंगे आगे। अच्छा, अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है जी। अकाउंटिंग एस्टीमेट भाई वो अंदाजे जो आप अकाउंटेंट्स अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे लगाते हैं, एस्टीमेट्स हैं। आपको शक है कि 10% लोग पैसे नहीं देंगे, आज चीजें बेची हैं उधार पे
उधार में चीजें इसलिए बेचते हैं ताकि आपकी सेल बढ़े, ठीक है ना। अब आपने उधार पे चीजें बेची तो उसके साथ ही रिस्क जुड़ा हुआ। आपको जब बचपन में पढ़ाया गया होगा बैड एंड डाउटफुल डेट इंट्रो में, तो उस्तादों ने यहीं से बात शुरू की होगी। तो सिर्फ कैश सेल्स नहीं, बिजनेस क्रेडिट सेल्स भी करते हैं। क्रेडिट सेल्स इसलिए करते हैं ताकि आपकी सेल्स बढ़े, क्योंकि हर बंदे के पास कैश नहीं होता। थोड़ा सा टाइम दे दो तो वो चीजें खरीद लेता है कि चलो 2-3 महीने में वो आगे बेच के चीजें फिर आपको पैसे दे देंगे। लेकिन क्रेडिट सेल्स के साथ ही जुड़ा होता है रिस्क ऑफ बैड डेट, ठीक है। अब अभी बैड हुआ नहीं है, आपने चीजें बेची हैं, लेकिन आपको शक है कि इसमें से 10% अब नहीं आएगा, तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? भाई आपकी सेल अगर इस साल की है तो इससे रिलेटेड सारे खर्चे भी इसी साल में आए, इससे रिलेटेड सेल कमीशन है, इससे रिलेटेड सैलरीज हैं, इससे रिलेटेड फलां चीज है, इसी से रिलेटेड, इसी में से ही बैड डेट होना है। तो अंदाजा लगाओ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, दोनों क्या कहते हैं? अंदाजा लगाओ फ्यूचर में कितने बैड हो सकते हैं, उस अंदाजे की बुनियाद पे आज ही उसको बुक कर लो। अब मैंने बैड एंड डाउटफुल डेट वैसे आज प्लान किया हुआ था, लेकिन बात और तरफ निकल गई है। मेरे दिल में था कि चलो एक तो आप लोगों को भी होश आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे भी होश आ जाएगा, और दूसरा हमने यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करना है ना इस चैप्टर के बाद। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो इन्वेंट्री और बैड डेट यूज होने हैं मैं वो करवाऊंगा। तो बैड डेट मेरे आज प्लान में वैसे था करवाना, ठीक है। तो हो सकता है वहां तक बात पहुंच जाए तो बैड एंड डाउटफुल डेट हम रिवाइज करेंगे। तो बहरहाल फिलहाल जबानी सुन लो, इंशाल्लाह रिवाइज तो होना ही है, जबानी सुन लो। हमने अंदाजा लगाया कि 100 रुपए के डेट बैड हो जाएंगे। अंदाजे की बुनियाद पे हमने एंट्री क्या की होगी? वैसे प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? मैंने रिवाइज कराना है इसलिए टेंशन ना लें, गलत बोल दे कोई बात नहीं, पर बोले जरूर। पीएनएल डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सही कह रहे हैं आप, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन। डेटर को राइट ऑफ नहीं किया, राइट ऑफ तब करते हैं जब एक्चुअल बैड डेट हो जाए, कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और प्रोविजन एसेट के अंदर कमी, और फिर उसको नेट करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अब अंदाजा था कि 100 रुपए के डेट बैड होंगे, अगले साल 120 के हो गए, तो 100 तो पिछले साल ही बुक कर लिया था अंदाजे की बुनियाद पर। सवाल इंशाल्लाह एग्जांपल से समझेंगे, बैड एंड डाउटफुल डेट समझाना है आपको। तो 100 रुपए पहले अंदाजे से बुक हुआ था, अब पिछले साल को छेड़ने नहीं चला जाना। इस साल क्या देखा, 20 और हो गया, तो 20 मजीद रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, अगर 100 की बजाय 90 हुआ, कोई बात नहीं, 10 का एक्सपेंस जो ज्यादा बुक हो गया था वो रिवर्स कर लो, क्योंकि ये क्या है, एस्टीमेट से। इस तरह से बहुत सारे एस्टीमेट्स आप अकाउंटेंट लगाते, ठीक है। बहुत सारे अंदाजे हैं। लाइफ अंदाजा है जी 5 साल एसेट चलेगा, 2 साल बाद आप देखा नहीं ये तो बेहतरीन जा रहा है, 10 साल और चल जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू जी 100 रुपए एंड में मिल जाएंगे इस एसेट से, 2 साल बाद यार जैसे हमने इस्तेमाल किया इसका तो 50 भी कोई ना दे, एस्टीमेट चेंज। तो अंदाजे में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट, अंदाजे में चेंज। हर ईयर एंड पे आप बहुत सारे अंदाजे लगा रहे होते हैं अकाउंटेंट्स, तो उनमें कोई भी चेंज आ जाए तो वो एस्टीमेट चेंज। पहली बार भी आपने बेस्ट अपनी जजमेंट यूज करके अंदाजा लगाया था, उसमें चेंज आ जाता है। अंदाजा जो है, अंदाजे में तो तब्दीली हो सकती है, अगर हो जाए तो उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट है क्या, बता रहे हैं। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty, subject to measurement, पक्का नहीं था 100 रुपए बैड हो सकते हैं, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, अंदाजा लगाया था, ठीक है। तो ये वो मॉनेटरी आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कि मेजरमेंट दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। An accounting policy may require items in financial statements to be measured in a way that involves measurement uncertainty. For example, that is monetary amount that cannot be observed directly and must instead be. The use of reasonable estimate is an essential part of preparation of financial statements and does not undermine their. भाई वो ये कह रहा है कि भाई अब एस्टीमेट लगाना जरूरी है, लेकिन ये एस्टीमेट लगाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उनकी रिलायबिलिटी कम नहीं हो जाती, क्योंकि आपने क्या करना है जी, रीजनेबल एस्टीमेट लगाना है, यूज ऑफ बेस्ट जजमेंट। आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट की बेस के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंदाजों आपके अंदाजे के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीजें बन रही होती, ठीक है। आपका अंदाजा है, आपने IAS 12 पढ़ेंगे आगे जाके, या आप कैफ 2 है ना, टैक्स कैफ 2 पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने बिजनेस इनकम वाला चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। उसमें आपने क्या करते हैं, आप अपनी एक बेस्ट जजमेंट के बेस पे आप अकाउंटिंग करते हैं। टैक्स वाले हो सकता है आगे जाके कुछ चीजें ऊपर नीचे कर भी दें जब असेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो बहुत सारे अंदाजे आप लगाते हैं, तो यूज ऑफ रीजनेबल एस्टीमेट बहुत जरूरी है, और ये कभी भी आपकी फाइनेंस अंडरमाइन नहीं करेंगे। तो एस्टीमेट क्या है, अंदाजा वो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सब्जेक्ट है टू
क्या लिखा था, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस बैड एंड डाउटफुल डेट का, डेप्रिसिएशन जिसमें लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, रेजिडुअल वैल्यू सब क्या है, एस्टीमेट। प्रोविजन फॉर वारंटी आपके सिलेबस में नहीं, IAS 37 में पढ़ेंगे आप जाके, लेकिन अंदाजा फिर भी बता देता हूँ। अंदाजा क्या होता है, आप चीज आज बेचते हैं, आप उसके अंदर एक वारंटी कार्ड डाल के देते हैं, जी हम ये मोबाइल बेच रहे हैं, 1 साल की वारंटी है इसकी। नाउ दिस वारंटी कार्ड इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, और कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर मोबाइल सही होने आएगा तो आप उसको सही करके देंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात की, प्रोविजन फॉर वारंटी, बिल्कुल प्रोविजन का मतलब, लफ्ज प्रोविजन का मतलब ही क्या है, अंदाजा। प्रोविजन कहते हैं किसको है, प्रोविजन IAS 37 का नाम ही यही है, प्रोविजन का स्टैंडर्ड है, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट्स वगैरह वो बातें करेंगे। तो प्रोविजन का मतलब ही क्या है, अंदाजा, ठीक है ना। तो अंदाजा ऑफ वारंटी एप्लीकेशन क्या मतलब, आपने आज इस साल के अंदर मोबाइल बेचे, हो सकता है कोई 1 जनवरी को बेचा हो तो 31 दिसंबर तक उसका साल तो पूरा हो गया, वो तो अब नहीं आएगा सही होने, लेकिन जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस साल में बेचते रहे, साल का एंड आ गया, अभी तक वो सही होने नहीं आए, तो साल के एंड पे खड़े होकर क्या अंदाजा लगाओगे, इसमें से कितने सही होने आ सकते हैं, क्यों, वही मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर सेल इस साल बुक हुई है तो फिर इससे रिलेटेड सारे खर्चे इस साल बुक होने चाहिए ना। तो वारंटी क्या है, इसी साल की सेल में से जो सही होने आएगा उसका खर्चा, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है। ये क्या है, वारंटी के साथ चीज बेचोगे और बगैर वारंटी के बेचोगे, फर्क होगा नहीं होगा। आपकी एक प्रोडक्ट वारंटी वाली और एक विदाउट वारंटी है तो वारंटी वाली ज्यादा बिकेगी, ठीक है ना। तो अब वारंटी की वजह से सेल बढ़ी तो इस वारंटी का भी अंदाजा लगाओ, जैसे डाउटफुल डेट का अंदाजा लगाया, और उस अंदाजे की बुनियाद पे वारंटी एक्सपेंस इसी साल बुक करो, और अगले साल को चेंज होगा तो वो एस्टीमेट चेंज है। तो प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन होती है। वारंटी क्या है, आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन है, और IAS 37 में जाके इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कि पास्ट इवेंट होता है सेल विद वारंटी, उसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन आप पे होती है, वो जो कार्ड आपने एग्रीमेंट किया हुआ, ठीक है ना। और फिर आउटफ्लो प्रोबेबल होता है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको जब सही होने आएंगे, ठीक है। अब एक रिलायबल एस्टीमेट आप लगाते हैं, ये अब आपकी जजमेंट के ऊपर है कितना सही होने आ सकते हैं, उस रिलायबल एस्टीमेट की बुनियाद पे आप वारंटी एक्सपेंस बुक करते हैं इस साल में, हालांकि वो सही होने नहीं आए होते अभी मोबाइल। तो बेसिकली ऐसे दिल में आ रहा है बता दूं, हालांकि सिलेबस से बाहर की तरफ बात है, लेकिन बहरहाल ये 2025 में आपने वारंटी एक्सपेंस बुक करना है, तो आप एंट्री करेंगे वारंटी एक्सपेंस डेबिट, कैश तो नहीं भी क्रेडिट हुआ होता, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट कर लेते हैं। लेट्स से 25 रुपये आपका अंदाजा था, अब अगले साल जाके मैं कहता हूँ अज्यूम करें 25 रुपये ही खर्चा हुआ, उस वक्त एंट्री क्या होगी, प्रोविजन डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, और अगर कोई प्लस माइनस होगा तो वो भी अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। तो बहरहाल प्रोविजन अंदाजा ऑफ वारंटी, ये भी क्या है, एस्टीमेट, अंदाजा एस्टीमेट, ठीक है। तो बहरहाल बात आगे निकल रही है। फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होती है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होती है, बस आप आपके सिलेबस जरा बाहर की बातें ये सारी। अच्छा ये कील लगा हुआ, मैं भी कहूँ मैं कहा बड़ी बिजली आ गई यार लकड़ी दे विच, असल कील लगा हुआ था। फेयर वैल्यू लायबिलिटी क्या है, मसलन आप एक बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा होगा, बिजनेस बंद हो रहा है, अब एक क्रेडिटर है, मतलब 100 रुपया आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपने चीजें खरीदी थी, किसी के 100 रुपये आपने देने हैं, लेकिन जब उसने आपके हालात देखे तो उसने कहा यार तुम 80 दे दो, तुम 80 दे दो, 20 तुम्हें क्या है माफ, तो फिर इसका मतलब इस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या हुई, 80। अच्छा एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ना खुशी की बात होती है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, अच्छा वैसे कम होना कोई दरअसल खुशी की बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट से देखें तो गेन आ रहा होता है, वरना तो देखा जाए तो आपकी गुडविल खराब हो रही है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि 100 रुपया नहीं दे सकता तो 80 दे सकेगा, लेकिन दिल ही दिल में इनकम बुक हो रही है, क्यों क्यों लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट नहीं हो रहा बल्कि माफी मिल रही है, तो इनकम भाई इसको 18 कर दो, नहीं काम बना, पता नहीं क्या क्लास में, मेरे ख्याल में काफी दिन से ऐसी बना रहे हैं ना। अच्छा तो फेयर वैल्यू एसेट या लायबिलिटी इज एन अंदाजा, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री आइटम, अंदाजा, अंदाजा है कि आपकी इन्वेंट्री साल के बाद इतने की बिकेगी, वो अंदाजा में चेंज। अब मिसाल के तौर पे ये अब इन्वेंट्री की भी रिवीजन हमने करनी है, लेकिन मसलन चलो मसलन छोड़ो, वहीं पे तो बता दूंगा, वैसे अंदाजा लगा सुन लो, क्या हमने अंदाजा लगाया था कि 100 रुपये हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ये फ्यूचर में 80 की बिकेगी, तो 20 रुपये का हमने क्या बुक कर लिया, एनआरवी लॉस। अब हमारी इन्वेंट्री 80 पे आ गई, लेकिन
हाँ वो उसकी एंट्री कर ली हमने, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, हमने 20 रुपए का एक्सपेंस बुक कर लिया, इन्वेंट्री राइट डाउन कर किस पे ले आए 80 पे। अब अगर अगले साल 80 की ही बिक गई तो नो गेन नो लॉस, और अगर अगले साल इत्तफाकन वो 90 की बिक गई तो कोई बात नहीं, सेल 90 की, कॉस्ट ऑफ सेल 80 की, क्योंकि इन्वेंट्री में तो इन्वेंट्री तो 80 पे आ गई थी ना, 10 का गेन। अच्छा मजीद वो उल्टा क्या 75 की बिकी, 5 का और लॉस आ गया तो कोई बात नहीं, ऊपर 75 सेल नीचे 80 कॉस्ट ऑफ सेल तो 5 का लॉस। अगेन एनआरवी इज एन एस्टीमेट, इट में चेंज, तो जब चेंज होगा तो उस साल में एक्चुअल गेन लॉस वहां पे बुक हो जाएगा, पिछले साल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, अंदाजे, क्या है ये अंदाजे। ठीक है, अच्छा अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है, थोड़ी सी बात हो गई। एक ये बात है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, अव्वल तो आपको सवालों के अंदर, न्यूमेरिकल सवालों के अंदर अव्वल तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्लियरली आपको पता होगा 2 4 5 चीजें ही हैं मेन जो आपके सवालों में आती हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक मशवरा दे रहा है स्टैंडर्ड कि अगर आपको ना समझ आए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये पॉलिसी चेंज है, कोई चीज चेंज हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये पॉलिसी चेंज है या एस्टीमेट चेंज है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है वहां पे क्या कहना है इसको, एस्टीमेट चेंज। लेकिन ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये ना हो कि मतलब आप पर्चे के लिए ये नहीं करना है ना, आपको कोई थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही चीज को, चलो यार एस्टीमेट चेंज, क्योंकि वो तो क्या है प्रोस्पेक्टिवली, अव्वल तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको क्लियरली पता लग रहा होगा। ठीक है, जो मोटी मोटी 2 4 चीजें हैं, आइटम्स हैं, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, बहरहाल फॉर एमसीक्यूज सिर्फ मैं ये पॉइंट आपको करा रहा हूं, किसी एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकता है आपको, when it is difficult to distinguish a change in accounting policy from a change in accounting estimate, the change is treated as, अगर डिफिकल्ट हो तो, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मशवरा है, पर्चे में इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लगेगा, टेंशन ना ले। अच्छा अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कोई पकड़ लिया इसने, यार पॉलिसी कितने में, अच्छा आगे शुरू हो रही, चलो यार इसको जान छुड़ाओ जल्दी से, फिर बोर तो नहीं हो रहे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, अभी एमसीक्यूज पे जाता हूँ मैं, अभी सारे एमसीक्यूज अभी कर लेते हैं। ठीक है ना, पता नहीं सोचा क्या था और करने क्या लग गए, चलो खैर। एन अकाउंटिंग एस्टीमेट मे नीड रिवीजन if change occur in circumstances on which the accounting estimate was based or as a result of new information or more experience। एस्टीमेट में चेंज क्यों करना पड़ सकता है, इंफॉर्मेशन में चेंज आ गया, जब पहले हमने एस्टीमेट लगाया था, अंदाजा लगाया था, उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन में उन सर्कमस्टांसेस में क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसकी बेस पे वो एस्टीमेट लगा था, तो एस्टीमेट चेंज करना पड़ सकता है। या आपको नई इन्फॉर्मेशन आ गई है, सर्कमस्टांसेस तो नहीं बदले लेकिन इन्फॉर्मेशन नई आ गई है, या आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, इन सब वजूहात की बिना पे आपको एस्टीमेट चेंज करना पड़ सकता है। बाय इट्स नेचर द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड्स एंड इज नॉट करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है जी, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है ये पिछले सालों का से रिलेट नहीं करता, और ये कोई एरर करेक्शन नहीं है, अंदाजे का चेंज है, अंदाजा बदल गया, गलती नहीं थी, अंदाजा था, अपने उस वक्त के बेस्ट जजमेंट पर हमने, बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर हमने एक अंदाजा लगाया था, वो चेंज हो गया, तो ये प्रायर पीरियड एरर की करेक्शन नहीं है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या है इसकी, पीएनएल के अंदर कहता है effect of change in accounting estimate relating to profit or loss shall be recorded prospectively by including it in profit and loss in the period of change, if change affects that period only, or the period of change and future periods if change affect both। कहता है अकाउंटिंग एस्टीमेट, अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या आया चेंज, तो फिर उसकी अकाउंटिंग क्या है, डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा, वो भी आपने बनाना सीख लिया था भाई जाके एस्टीमेट चेंज का नोट बनाना सीखा था, मुश्किल था, निहायत आसान था, फिलहाल उसकी बात नहीं, फिलहाल अकाउंटिंग की बात हो रही है। अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्या करना है, वो कहता है जी अकाउंटिंग एस्टीमेट का इफेक्ट जो है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू पीएनएल शैल बी रिकॉर्डेड प्रोस्पेक्टिवली इन पीएनएल इन पीरियड ऑफ चेंज, यानी करंट पीरियड में, भाई करंट पीरियड में ये हालत मेरी होनी चाहिए, 3 दिन से सोया हुआ नहीं हूं सही तरह से, ठीक है, तुम सो रहे हो, रिकॉर्ड करें पीएनएल में इसको, पीरियड ऑफ चेंज, जिस पीरियड में चेंज आया उस पीरियड के अंदर पीएनएल में रिकॉर्ड करें, अगर वो चेंज सिर्फ पीरियड करंट पीरियड को इफेक्ट करता है, और अगर फ्यूचर पीरियड्स को भी इफेक्ट करता है तो फिर फ्यूचर पीरियड, पास्ट की बात नहीं की। मैं मिसाल दो मिसाल लेता हूं, मिसाल के तौर पे हमने अंदाजा लगाया, आपने कैफ 2 में जो टैक्स पढ़ा है, ठीक है, उसमें बिजनेस इनकम वाला वो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला, टैक्स रेट लगाया, टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड, मतलब
कैलकुलेट किया। अब उसकी एंट्री अकाउंटिंग में, फाइनल अकाउंट्स के अंदर सिर्फ एंट्री सीखेंगे, IAS 12 में फिर इसको आगे जाके भी बात बढ़ेगी। फिलहाल तो आपके कैफ 1 के लेवल पे सिर्फ टैक्स एक्सपेंस की एंट्री सिखाई जाएगी आपको। फाइनल अकाउंट्स के अंदर एंट्री क्या होगी, मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, सादा बात, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, ठीक हो गया। अब ये मिसाल के तौर पे आपने अंदाजा लगाया था आपका 530 रुपए का टैक्स बनता है, आपने एंट्री की CTE डेबिट, CTV क्रेडिट, 530 कहां से आ गया, 500 रुपए, ठीक है, सादा बात, 500 रुपए की एंट्री की आपने CTE डेबिट, CTV क्रेडिट। 30 जून पे ईयर एंड हुआ, आपने एंट्री कर ली, सितंबर में आप टैक्स पे करने गए, टैक्स वाले ने कहा नहीं भाई आपके तो 550 रुपए बनते हैं। अब ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। अब वो चेंज इन एस्टीमेट पिछला साल गुजर गया, अब इस साल के अंदर पेमेंट करने गए हैं तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी, तो 50 रुपए का एक्सपेंस इस साल ज्यादा बुक कर ले। लेकिन अब ये वाला चेंज फ्यूचर ईयर्स को नहीं छेड़ रहा, ये बात उसने की। दूसरी एग्जांपल, एक तो ये होगी ना एग्जांपल टैक्स की, दूसरी एग्जांपल लाइफ, एसिड की लाइफ बदल गई। अब पिछले 2 साल गुजर चुके थे, आपने सोचा था एसिड 5 साल चलेगा, 2 साल गुजर चुके थे, रिमेनिंग कितने थे अब 3 साल। इस साल पता लगा नहीं 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 एसिड तो बेहतरीन जा रहा है, ये तो 10 साल टोटल चलेगा, यानी 8 साल रिमेनिंग है। नाउ दिस इज चेंज इन एस्टीमेट अगेन, लेकिन ये चेंज इन एस्टीमेट इस साल को भी छेड़ रहा है, इस साल का टैक्स एक्सपेंस भी चेंज होगा और फ्यूचर ईयर्स का टैक्स एक्सपेंस भी चेंज हो जाएगा। ये लिखना चाह रहा था यहां पे, ठीक है, पढ़ो जरा। द इफेक्ट ऑफ चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू P&L शैल बी रिकॉर्डेड प्रोस्पेक्टिवली by including it in P&L in the period of change if change affects that period only, or the period of change and future periods if change affects ये वाला साल जिसमें चेंज आया और फ्यूचर ईयर्स को भी इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों के अंदर इसको कर लो, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली, पास्ट की बात यहां पर नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, P&L के अंदर तो ये कर लो। बैलेंस शीट में क्या करो, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी में क्या करो, to the extent that change in accounting estimate gives rise to change in assets and liabilities or relates to item of equity, it shall be recorded by adjusting carrying amount of related asset, liability, equity in the item of। आपने 2024 के अंदर आपके एसेट की कॉस्ट थी 100 रुपए और उसकी एक्यूमुलेटिव जो है यहां तक हो चुकी थी लेट से 20 रुपए, लेट से 10-10 करके डिडक्शन हो रही, 2 साल गुजर चुके थे, तो कैरिंग अमाउंट कितनी थी 80, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, WDV जो भी कह ले, ठीक है। अच्छा, 25 के अंदर भाई कॉस्ट तो सेम ही रहती है ना, एस्टीमेट बदला और अब लाइफ लेट से कम हो गई, ठीक है, और कम हुई इस तरह से कि अब इस साल का एक्सपेंस 15 रुपए, पहले 10-10 आ रहा था, 15 हो गया, तो एक्यूमुलेशन कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 60, लो एडजस्ट होगी कैरिंग अमाउंट। एस्टीमेट चेंज का असर बैलेंस शीट में एसेट पे क्या पड़ा, उसकी कैरिंग अमाउंट एडजस्ट हो गई। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं, डेटर्स 2025 के अंदर थे 50 रुपए और प्रोविजन का हमारा अंदाजा था 5 रुपए, ठीक है जी, तो ये कितना था। अब इस साल डेटर्स जो है लेट से डेटर्स भी बढ़ गए, लेकिन इधर प्रोविजन जो है वो भी लेट से 20 रुपए हो गई, ठीक है। अब ये कितना हो गया, तो बस ये कैरिंग अमाउंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। तो ये कह रहा है, लेकिन सिर्फ किस साल में, करंट ईयर में, पिछले साल की कैरिंग अमाउंट को हमने कोई नहीं छेड़ा। तो P&L में क्या करो, P&L के अंदर सिर्फ करंट ईयर को इफेक्ट दो, अगर उसी को छेड़ रहा है, फ्यूचर को छेड़ रहा तो फिर करंट और फ्यूचर दोनों को छेड़ लो। बैलेंस शीट में क्या करो, चेंज इन एस्टीमेट गिव राइज टू चेंज इन एसेट लायबिलिटी रिलेट्स टू आइटम, इट शैल बी रिकॉर्डेड by adjusting carrying amount of related asset, liability or equity item in the period of change। भाई जाकर नजर in the period of change, सिर्फ इस period of change के अंदर carrying amount, हालांकि prior year error correction की थी या accounting policy retrospectively apply की थी, तो carrying amount पिछले सालों से चेंज करते आए थे, याद है ना, वो प्लांट को भी छेड़ दिया था हमने, रीस्टेटेड, लेकिन एस्टीमेट चेंज के अंदर आपने ये एसेट्स लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट को छेड़ना है सिर्फ इन द पीरियड ऑफ चेंज। P&L के लिए क्या कहता है, P&L के लिए क्या कहता है, रिलेटिंग टू P&L, पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज इफेक्ट्स ओनली दैट पीरियड, और पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स। लेकिन बैलेंस शीट के केस में क्या कहता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के केस में क्या कहता है, इन द पीरियड ऑफ चेंज ओनली, इसी को ही छेड़ना है, और आगे तो फिर खुद ब खुद छिड़ ही जाएगा ना, ठीक है।
डिस्क्लोजर, ये वो नोट है जो आपने बनाया था। एस्टिमेट चेंज का नोट कैसे बनाया था मैंने ना, ये वो पिछले सेशन वाले नोट्स ओपन कर लिए थे ताकि रेफरेंस के तौर पे, अब अल्लाह करे मुझे मिल जाए, यहीं पे एग्जांपल्स बनाई होनी है मैंने। नो यार, हाँ ये कुछ 3 एग्जांपल्स आपने की थी, ऐसे ही है ना, यही 3 एग्जांपल्स थी ना, ये लास्ट सेशन वाले लेक्चर्स जो हैंड आउट मैंने ओपन किया हुआ है, ये 3 एग्जांपल्स थी। तीसरी में जाके रेजिडुअल वैल्यू आ गई थी। तो इसमें क्या किया हमने, थोड़ी सी अंग्रेजी मारी। ड्यूरिंग द ईयर एक एस्टीमेट बदला है, क्या एस्टीमेट बदला जी, ये हुआ वो हुआ, फिर उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट्स में इंक्रीज या डिक्रीज आया और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज या डिक्रीज आया। यही तो बात आगे करके आ रहे थे पीएनएल के अंदर। करंट ईयर में सिर्फ चेंज तो करंट ईयर का बता दो, फ्यूचर ईयर में भी है तो दोनों का बता दो, ठीक है। अब यहां पे क्या कहता है वो, NLT shall disclose the nature and amount of change in accounting estimate that has an effect in current period or is expected to have an effect in future periods। करके देखा हमने, बोलो। Except for effect on future period when it is impracticable to estimate that effect। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर ईयर के अंदर इफेक्ट को एस्टिमेट करना इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तो फिर ठीक है, वो फ्यूचर को ना करो, सिर्फ करंट का तो फिर भी बताओगे ही, ठीक है। If amount of effect in future period is not disclosed because estimating it is impracticable, ये बात बतानी जरूरी है। अच्छा, ये जहां कहीं पे भी, जैसे प्रायर ईयर एरर करेक्शन रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो बताना जरूरी है। बताओ कि इम्प्रैक्टिकेबल है, हम जा नहीं सके एंड तक। ऐसे ही एस्टिमेट चेंज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्ट मतलब करंट और फ्यूचर। करंट में तो आपने जाहिर सी बात है चीजें सामने आगे कर ही लेना है। अगर फ्यूचर ईयर का एस्टीमेट लगा सको, एंड शैल डिस्क्लोज नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट इज इफेक्ट इन करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव इफेक्ट इन, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अगर फ्यूचर का इफेक्ट इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर जाहिर है फ्यूचर को नहीं बता सकते, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकेबल होना फिर जरूर बताना पड़ेगा कि जी हम फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर सके, ये इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, उसकी वजह बता देंगे, ठीक है, डन, सही है। ये एग्जाम्पल है, जरा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में और कुछ नहीं है, ये वही एस्टिमेट चेंज है जो आपने वो बचपन में आगे 16 के अंदर पढ़ा था, जब आपको एस्टिमेट चेंज सिखाया था ना, तो एग्जाम्पल में वही पढ़ा हुआ है, पढ़ लो। परचेज किया था 2 लाख का और इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल थी, रेजल वैल्यू नील थी और डेप्सिट हो रहा स्ट्रेट लाइन पे। अच्छा, ये पता नहीं आगे लिखा हुआ, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बीच में कोई मिस प्रिंटिंग हुई है, खैर ठीक है, वो फुल स्टॉप के आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब रिव्यू ऑफ नॉन कंटेस्ट ड्यूरिंग 2023, 2 साल बाद पता लगा रिव्यू करने पर कि टेक्नोलॉजी बदल गई है और यूजफुल लाइफ सिर्फ कितनी रह गई है, 6 years इन टोटल। पहले कितनी थी, 10 years इन टोटल। 21 और 22 गुजरा तो अभी रिमेनिंग कितनी थी, रिमेनिंग 8 बनती थी, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि टोटल ही 6 साल रहेगी, टेक्नोलॉजी बदल गई है। टोटल 6 साल का मतलब रिमेनिंग, ये सवाल आपको आता है, उन्होंने कहा डिस्कस करो, ये जरा अच्छा होता है, ये सवाल आप डिस्कस करना सीखें। अब एक तो है आपने अकाउंटिंग वर्किंग करके डेप्शन निकाल दी, और एक क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करना। तो डिस्कस क्या करोगे, ये देखो, ओरिजिनल डेप्शन चार्ज, अब वो कैलकुलेशन आपके पास हुई पड़ी होगी, जिस तरतीब बल्कि सीख ही लेते हैं, होमवर्क मैंने क्या करना है देखकर, ये जरा देख लें थोड़ा जल्दी से। 1 जनवरी 2021 पे आपने एसेट खरीदा था, कितने का, 200 का। 31 दिसंबर 2021 डेप्रीसिएशन, रेजल वैल्यू नील है ना, 200 बटा कितनी जी, बुक वैल्यू। उसके बाद 31 दिसंबर 2000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर 20 100। मैंने कहा जरा बता दो ना डिस्कस कैसे करना है इसको। डिस्कस क्या करना था आपको पता होता है, बस उसको अंग्रेजी में लिखना है। कैलकुलेशन डिस्कशन वाले सवाल में वर्किंग पूरी करनी पड़ती है आपको, बस वर्किंग करके आपने जर्नल एंट्री लिखने की बजाय उसको अंग्रेजी में लिख देना होता है, ठीक है। अब जी ये 31 दिसंबर 2022 की क्या है, बुक वैल्यू, और यही 1 जनवरी 23 की बुक वैल्यू बनती है। और वो कहता है ड्यूरिंग 2023, ड्यूरिंग हो पड़े, हमने तो 1 जनवरी 23 पे रखना है इसको, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे डेप्शन निकालनी नए एस्टीमेट के हिसाब से, तो 160 रिमेनिंग लाइफ
डेप्शन बदल के कितनी हो गई 40, बुक वैल्यू, इससे आगे जाने की क्या जरूरत है, अब डिस्कशन हो जाएगी बस, इतनी काफी है। ठीक है जी। अब आप इसके बारे में क्या लिखोगे कि डेप्रिसिएशन फॉर 2021 एंड 22 इज 20 किसी एक साल में, इस तरह से करके कैलकुलेशन बता दोगे। ठीक है। एंड एस्टीमेट हैज बीन चेंज ड्यूरिंग 2023 एंड द न्यू डेप्शन चार्ज विल बी ₹40 कैलकुलेटेड एज, तो आगे आपने छोटी सी कैलकुलेशन ये वाली भी शो कर देनी है। ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर ही करते जा रहे होते हैं। अब कैसे लिखा है इसने, ओरिजिनल डेप्शन चार्ज वाज 20,000 पर ईयर एंड एट बिगिनिंग ऑफ 23 इट्स कैरिंग वैल्यू वाज 160, वही वर्किंग हुई पड़ी है। ठीक है, द चेंज एस्टीमेट इन 2023 अकर्ड एंड इट शुड बी अप्लाइड, अब डिस्कशन कर रहे हैं ना तो बताना है, प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2023 टू ऑनवर्ड्स एनुअल चार्ज फॉर डेप्शन फॉर 2023 एंड फॉर फ्यूचर ईयर्स विल बी चेंज फ्रॉम 20,000 टू 40,000। अब ये डिस्कशन का तरीका है, वर्किंग वही है, काम आपने वही किया है जो आपको करना सिखाया गया था, उसकी अंग्रेजी सिर्फ लिखने का तरीका आना चाहिए। तो अगेन माजरत मिटाकर फिर लिख रहा हूं, वर्किंग हो गई ना, वर्किंग हो गई। ठीक है, इसको उधर देखे बगैर अपने अल्फाज में लिखने हैं, ये वाले अल्फाज ना हो, मतलब हो जाए इत्तेफाक से अलग बात है, लेकिन आपने अपने अल्फाज के अंदर ये वाली बात लिखनी है कि जी ओरिजिनल डेप्शन जो है वो 20 रुपए थी कैलकुलेटेड, बल्कि यूं लिखेंगे ऐसे, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज रुपीज कितना 20, और ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे बस 200 डिवाइड बाय 10। ठीक है, इन 2023 आगे 2023 है, 2023 एस्टीमेट हैज बीन चेंज एंड द डेप्रिसिएशन फॉर 2023 एंड ऑनवर्ड्स इज ₹40, कैसे जी 160/4। ठीक है जी, एंड इट शैल बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिव, अपने अल्फाज के अंदर ये बात लिखकर सीखनी है आपने। ओके, डिस्कस भी करवा लिया करता है सवालों में। ओके, अच्छा जी, अब मेन बात शुरू करते हैं, लेकिन ये अच्छी एग्जांपल है, इसको क्या, इसको टिक ही कर लेते हैं। जी, वेदर द फॉलोइंग आर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और प्रायर पीरियड एरर, बताओ जी। एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई यार, पार्ट 1 छोटा ही करना, बस ये एग्जाम्पल करके ना पॉलिसी से पहले कर लेते हैं। बैड एंड डाउटफुल डेट तो फिर मुझे लग रहा है नहीं हो पाना, चलो कल कर लेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट सब शुरू करना ही है, इसको साथ खत्म भी तो करना है, और बार्ड वाले सवाल को भी सामने अल्लाह करे वहाँ तक पहुँच जाएँ, लेके आना है और फैसला करें कि पूरा सवाल करना है या सिर्फ कोई एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है उसमें। Whether the following are change in accounting policies, change in accounting estimates or prior period error, NNT changed its accounting for land and building from cost model to, हाँ जी, I16 के अंदर, I16 के अंदर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे, हम कॉस्ट मॉडल से चले गए रीवैल्यूएशन मॉडल में, तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। अच्छा, तो पॉलिसी चेंज को तो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई करते होते, ये वाली बात हुई थी उन लेक्चर्स में कभी या नहीं हुई अभी तक? मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हमेशा रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। IAS 16 का कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन हम इसको तो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई कर रहे थे। जाग जाए ना प्लीज़, ज़रा अहम बात आ गई, आप सोए हुए ज़रा जाग जाए 1 मिनट के लिए, हम साया को जगा दें, जिसका हम साया सोया हुआ, प्लीज़ ज़रा अहम बात है, फिर दोबारा सो जाइए। सुने जी, मैंने अर्ज किया कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना अंडर IAS 16 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं है। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में IAS 8 ने क्या कहा हुआ है, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। अगर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है तो क्या हमने IAS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन में ऐसे ही किया था? हमने 2005 में एक एसेट खरीदा, 2007 में जाके रीवैल्यूएशन की, तो क्या 5 और 6 को भी छेड़ा था जाके? सिर्फ 7 को ही करते थे ना, तो ये तो गलत कर दिया फिर हमने। अब या तो वो गलत था या ये गलत है, या तो हमने जो IAS 16 में पढ़ा वो गलत था या ये गलत लिखा हुआ है। ये एक एक्सेप्शन है, आगे आएगी, ठीक है, एक्सेप्शन है। IAS 16 में कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसको अप्लाई करना है एज पर IAS 16।
प्रोस्पेक्टिवली नहीं बोलना, एज पर इसको ट्रीट कर, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट दिस इज नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, इट इज ट्रीटेड अंडर IAS 16। और IAS 16 ने जो सिखाया था, जो कहा था, वो हमने करना सीखा हुआ है, हमने कोई गलती नहीं की थी। ओके ठीक है, जागना भाई जरा, ठीक है तो ये पॉलिसी चेंज, ठीक है, तो पॉलिसी चेंज है बट नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, रादर ट्रीटेड अंडर, हाँ, और वो हमने सीख लिया था, ट्रीटेड अंडर IAS 16। वैसे यहाँ पर इसको बताने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर उसने सिर्फ ये कहा था कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या चेंज इन पॉलिसी है। तो धोखा लग सकता था, इसमें धोखा लग सकता था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने जैसे अकाउंटिंग, हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे की हुई थी कि जिस साल में रिवैल्यूएशन करते थे सिर्फ उसी साल के अंदर जो करना था तो करते थे, पिछले सालों को नहीं छेड़ते थे ना। तो आपको डर है कि आपको ये धोखा लग जाता कि कहीं ये चेंज इन एस्टीमेट है, नहीं, चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन दिस इज नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, दिस इज ट्रीटेड अंडर IAS 16। और IAS 16 ने दो मेथड्स बताए हुए रिवैल्यूएशन के, नेट रिप्लेसमेंट और ग्रॉस रिप्लेसमेंट। ग्रॉस रिप्लेसमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ICAP से हमने पूछ लिया था, सिर्फ नेट रिप्लेसमेंट मेथड है। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, बातों में बात अगर याद आ ही गई तो जरा इधर भी आ जाए 1 मिनट के लिए। वॉल्यूम 2 ले लिया आप लोगों ने? चलो अच्छा है, जिन्होंने नहीं लिया अब ले ले, वॉल्यूम 1 के आखिरी दिन चल रहे हैं ना अब। तो इधर देखें जी, मैं एक सवाल कटवाना चाह रहा हूं क्योंकि ICAP से ईमेल आ गई थी, तो फिर अब उसको काट देते हैं। 70s में सवाल थे ना जहां पे, वहां पे होना चाहिए इसको। ये पेज 169 पे ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड आ रहा है रिवैल्यूएशन का? बोलो, आ रहा है ना जी? ये अब नहीं आ रहा, तो अगर ये नहीं आ रहा तो इसका ये सवाल भी नहीं आ रहा, ठीक है। आपके सिलेबस में बस सिर्फ अब एक ही मेथड है रिवैल्यूएशन, वो कौन सा है? नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं, वो जो हमने सीखा हुआ है। रिवैल्यूएशन के दिन अक्यूमुलेटिव का सारा बैलेंस एलिमिनेट करके नील कर दें और एसेट को फिर उठा के ले जाएं उसकी फेयर वैल्यू पे। गेन लॉस, गेन है तो OCI में, अगर लॉस है तो PNL, वो सीखा हुआ है आपने सारा, ठीक है। तो ये जरा उड़ा दिया। अच्छा, एक ये चीज जो है ये सिलेबस में है, कितने क्या रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, ये मैंने होमवर्क दिया था लेकिन मेरे एंड पे भी रहता है, पेंडिंग है। कर लेंगे इंशाल्लाह, कभी भी कर लेंगे, कभी आखिरी दिन भी करेंगे, पर करेंगे जरूर, पेंडिंग है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, लेकिन पेंडिंग जरूर है पर मुश्किल नहीं है, बस ऐसी कार्रवाई एक दफा पूरी करनी है। लेकिन जी ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, ये पॉलिसी चेंज है, इसलिए उसने तो क्या पूछा हुआ हमसे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, चलो हमने लिख दिया पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। आगे पढ़ो। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज रिवाइज डाउनवर्ड, इंपेयरमेंट के बाद यूजफुल लाइफ को रिवाइज कर कम किया, ये क्या है जी बेटा? क्या कहा? ये जी एस्टीमेट चेंज है, डेफिनेशन मेथड चेंज हो गया, एस्टीमेट चेंज है, कॉस्ट फॉर्मूला यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाज चेंज फ्रॉम FIFO टू, भाई कोई अंदाजा था कि FIFO है? नहीं, एक सिलेक्शन, एक ऑप्शन सिलेक्शन थी, तो FIFO से एवको पे जाना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज लिख दूं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। इट वॉज, पता लगा दैट पिछले साल कंपनी की इन्वेंट्री शीट अंडर कास्ट हो गई, प्रायर ईयर एरर है। इट वॉज, पता लगा कि एक्चुअल NRV इन्वेंट्री की मच लोअर देन एक्सपेक्टेड, अभी बता कर आ रहा हूं, NRV इज एन एस्टीमेट, पता लगा कि जी एक्चुअल में एक्सपेक्टेड से भी और कम थी, कोई बात नहीं, जो एक्सपेक्टेशन के बेस पे बुक हो गया था हो गया था, अब एक्चुअल सेल के वक्त बाकी लॉस बुक हो जाएगा। ये क्या है? एस्टीमेट चेंज। असल में इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखना ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की,
लेकिन उसके लिए फेयर वैल्यू, एनआरवी क्या है, फेयर वैल्यू है ना इन्वेंट्री की, कितने की बिकेगी, नेट में क्या मिलेगा हमें, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट वगैरह, तो वहां पे अंदाजा है, फेयर वैल्यू इज एन अंदाजा, आज खड़े होकर अंदाजा है कि जितने का बिकेगा, तो वो अंदाजा ही है। एनआरवी की कैलकुलेशन, एनआरवी एक एस्टिमेटेड फिगर है, तो उसमें चेंज आ सकता है, ठीक है, लेकिन एनआरवी पर रखना ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, ये कोई पॉलिसी, ये आप ही ना कहें जी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी इज एन एस्टिमेट, नहीं 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 नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, उसमें फिर एनआरवी एस्टिमेटेड होती है, कॉस्ट तो एक्चुअल होती है, एनआरवी क्या होती है, एस्टिमेट, इट में चेंज, तो कोई बात नहीं। ओ प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट नॉन करंट टू करंट या नॉन करंट की प्रेजेंटेशन चेंज हुई है टू ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन स्टेटमेंट ऑफ, ओए होए होए, मसलन पहले आप आज तक वैसे आपने जिस तरह करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट बनाते होते हैं ना, तो बोलो पीपी आ गया आपने जो पढ़े हैं, दूसरा कौन सा, तीसरा, तीन तो पढ़े ही है ना आपने, और ये तीन पढ़े या नहीं पढ़े, ये नॉन करंट एसेट्स तीन पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है, और IAS 38 आपका निकल गया इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से करंट एसेट्स के अंदर आप बचपन में सीख के आए हैं, जो इंशाल्लाह बचपन में दोबारा सीखेंगे, फाइनल अकाउंट्स हम शुरू करने वाले हैं, बस एक दो दिन के अंदर तैयारी पकड़ के उसकी जरा शुरू कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आएगा उसमें से इंशाल्लाह पक्का। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ये बैलेंस शीट बनाएंगे, जो पहले दिन भी बनाई थी हमने, पहले दिन भी बनाई थी, तो बैलेंस शीट के अंदर हमने जैसे आज तक सीखा क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी स्टॉक, इन्वेंट्रीज लिख देता हूं मैं, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, ट्रेड डेट्स भी इनको कहते हैं, ट्रेड डेट्स, फिर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, काफी सारी चीजें आ गई, फिर बैंक, फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अब ये क्या है, ये एक हमारा ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कम लिक्विड से ज्यादा लिक्विड एसेट्स की तरफ आए। करंट एसेट्स में सबसे लिक्विड एसेट कौन सा है, कैश। लिक्विड का मतलब होता है कन्वर्ट हो सकना, किसी भी एसेट का कन्वर्ट हो सकना इनटू कैश, तो कैश तो खुद ही क्या है, कैश, तो सबसे लिक्विड एसेट कौन सा है, कैश, खुद बैंक में पड़ा हुआ कैश। और फिर इस तरह से आपने 2025 के अंदर बैलेंस शीट बनानी है, 24 के अंदर आपने इस तरह से बनाई थी, 25 में आपको ख्याल आया नहीं जी हम इस प्रेजेंटेशन को लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब, हम इसको करंट एसेट्स में, इसको करंट एसेट्स में यूं लिखना चाहेंगे जी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, फिर ट्रेड डेट्स, फिर स्टॉक्स, स्टोर्स वगैरह, इन्वेंट्रीज। अब ये क्या हो गया जी, देखो अब 2 साल है, 24 के अंदर लेट से ये था, 25 में ये हो गया, ये 24 के अंदर ये था, 25 में ये हो गया, अब ये प्रेजेंटेशन बदल गई है। दिस इज नॉट एस्टिमेट चेंज। क्या ये एस्टिमेट अंदाजा बदला है, क्या प्रायर ईयर एरर था करेक्शन की है, नहीं ना, तो ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी थी हमारी कि हम उसको ऑर्डर में रखते थे, नॉन लिक्विड से लिक्विड की तरफ, हमने बदल दिया उसको लिक्विड से नॉन लिक्विड की तरफ, तो दिस इज चेंज इन पॉलिसी, दिस इज चेंज इन, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, पॉलिसी चेंज। हाँ जी, समझ आती है बात, ये इंपॉर्टेंट थी, ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट थी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट और नॉन करंट, यानी हमने ये करंट नॉन करंट की बाइफिकेशन को छोड़कर इसको यूं कर दिया, ऊपर ले जाओ इसको और ज्यादा, चलो ऐसे बड़े दिल कर लो, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, मतलब करंट नॉन करंट नहीं है जी, करंट नॉन करंट नहीं है जी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन है, ठीक है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में। पारल ये जनाब आपका एस्टीमेट चेंज था। चलें आगे, पार्ट 1 क्लोज कर दें।